हाँ जी, so good morning, good afternoon and good evening as per the time you are watching the video, boys and girls. In this video we are going to discuss CA इंटर का May 22 का क्वेश्चन पेपर. ठीक है, CA इंटर May 22 क्वेश्चन पेपर. जैसा कि May 22 वाले बच्चे तो देखेंगे ही, बट पता है ज्यादा उत्सुकता May 22 वाले लोग को नहीं रहता है. नवंबर दिसंबर 22 वाले बच्चा लोग को ज्यादा उत्सुकता और एंजाइटी रहता है यार, पेपर कैसा आया था यार. क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर सीए इंटर का नवंबर 22 का ग्रुप 1 का बैचेस कंप्लीट हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड सीए इंटर नवंबर 22 ग्रुप 1 बैचेस. तो वो बच्चे जो है अब ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे, 100% अटेम्प्ट कर सकेंगे. आइए देखते हैं कि अटेम्प्ट कर सक रहे हैं कि नहीं कर सक रहे हैं. जब एक टीचर पढ़ा दिया है, देखो अब नवंबर 22 का सबका ग्रुप 1 का बैच कंप्लीट हो गया होगा, सारे सब्जेक्ट्स का. एमईपीएल में सारे सब्जेक्ट का हो चुका है, तो ऐसे आपका भी सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया होगा. आप अपने टीचर को बोलिएगा, हमारे एमईपीएल टीम में तो सारे चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है. और आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, कहीं अगर आप फंस तो नहीं गए हो. क्लास में बहुत कंफर्टेबल लगोगे, क्लास में सब लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस कराएगा, बिकॉज तुमको क्या पता क्या है क्वेश्चन पेपर, क्या आता है क्या नहीं आता है तुमको नहीं पता जब तक तुम एग्जाम नहीं दे देते हो. तो क्या एग्जाम में शॉक खाना है क्या, एग्जाम में सरप्राइज खाना है क्या? तो ये क्वेश्चन पेपर ना सब सब्जेक्ट का ग्रुप 1 का देखना मैंडेटरी है तुम्हारे लिए, हर सब्जेक्ट का, ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारा टीचर जो प्रिपरेशन करवाया है वो एडिक्वेट है कि नहीं है. और अभी तो समय है, तुम एडिक्वेट स्टेप्स ले सकते हो, राइट. ग्रुप 2 के बहुत सारे बच्चे इंक्वायर कर रहे हैं कि सर ग्रुप 2 कब से स्टार्ट होगा, ग्रुप 2 कब से स्टार्ट होगा. आंसर इज ग्रुप 2 कब से स्टार्ट होगा? 1 जून. अगर आप ये वीडियो 1 जून के बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है ग्रुप 2 का. और मैं ऑडिट एसएम पढ़ाता हूँ, दिव्या मैम ईआईएस, फिर वी हैव गौरव सर फॉर एफएम एंड वी हैव विष्णु सर फॉर सीए इंटर का ग्रुप 2. तो फटाफट जो है आप वो सब क्लासेस अवेल कर सकते हैं, ठीक है. दी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, इसमें कोई बोलने का दो राय नहीं है, मेरा गारंटी है. ग्रुप 1 का ही अभी तक अगर तुमने ट्यूशन नहीं लिया है या फिर अभी भी अगर लेना चाहते हो तो ग्रुप 1 का हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, वो रिकॉर्डेड क्लासेस तुमको मिल जाएगा. लेटेस्ट अमेंडमेंट फुल बैच, अलग से अमेंडमेंट कुछ नहीं करना है, पूरा एकदम ताजा ताजा रिकॉर्डिंग, इतना ताजा है कि मैं क्या बताऊं. ग्रुप 2 का फेस टू फेस लाइव एट होम एंड रिकॉर्डिंग्स 1 जून से अवेलेबल है. चलो ये हो गया. अब जिस काम के लिए उस काम का बात करते हैं. मिस्टेक था 5 नंबर का, वो भी अपने देख लेंगे, हालांकि इसके ऊपर अलग से भी मैंने वीडियो डाल रखा है. सर 70 मार्क्स का पेपर है, हाँ, क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है और वो एमसीक्यू आईसीआई रिलीज नहीं करता. बट जितना भी मैंने फीडबैक लिया बच्चों से, और तुम लोग को भी पता है, तुम लोग भी तो देखते ही होगे, टेलीग्राम ग्रुप में हो तुम लोग, सीए इंटर का टेलीग्राम ग्रुप. जब बच्चों का लॉ का पेपर गया, सब बेटा तुम लोग देख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप में कि बच्चे कितने एक्साइटेड थे पेपर दे करके. जबरदस्त फीडबैक मिला मेरे को. बच्चे सोचते हैं ये मेरा हार्डवर्क है, लेकिन बच्चों को नहीं पता ये उनका हार्डवर्क है. मैं तो बस माध्यम हूं, ये असली हार्डवर्क तुम्हारा ही है. बट बहुत मैं भी एक्साइटेड था और थ्रिल्ड था कि बच्चों का जबरदस्त इतना एग्जाम गया, ठीक है, और इतना बढ़िया फीडबैक मिला. मतलब 2-4 बच्चा तो यहां तक भी कमेंट किया कि जब आप इतना लिखवाते थे और हाथ तोड़ देते थे ना, गुस्सा भी आता था क्लास में, यार ये आदमी इतना क्यों लिखा था, बाद बाकी टीचर लोग नहीं लिखा था यार, मैट में भी इसके सब मैट से मार्क करा दे भाई, ये लिखवा रहा है इतना. हाँ, लेकिन वही बच्चे फिर मेरे को बोले कि सर जब हम लोग रिवीजन करे थे ना, तब हैंड रिटन नोट्स का, क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस पता चला, और जब एग्जाम दिए ना तब क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस पता चला कि बाद बाकी पेपर और आपके पेपर में क्या फर्क था. तो भाई 10-15 साल का एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो काउंट आता ही है. और ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन, बट पेपर में क्या आना है क्या नहीं आना है, मतलब मैंने देखा है, मतलब मेरे को समझ में आता है ढांचा पेपर का. तो ऐसे ही मजाक में मैंने जब एनआई एक्ट पढ़ा रहा था, उसी दिन सीए इंटर का लॉ का एग्जाम था, 2 से 5 आप लोग का एग्जाम था, और मेरा बैच 1:30 वाला रहता है. तो मैं जब उन लोगों को पढ़ा रहा था सीए इंटर में, एनआई एक्ट पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा था, बोले ये वाला क्वेश्चन मेरे को आभास आ रहा है, यही सेम वर्ड था, आभास आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके टर्म में आएगा. उनके टर्म का तो पता नहीं, लेकिन सेम वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन. मैं 5 बजे जब पेपर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भाई यही वाला क्वेश्चन एनआई एक्ट का आया है. दिखाएंगे अभी, देखो. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस हिट इट. डिस्कशन करना चालू करते हैं. देखो भाई, आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है. देखो ये सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा. क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 क्वेश्चन. आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ठीक है. 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है.
क्वेश्चन 1 कंपल्सरी और बाद बाकी 3 तो करना आउट ऑफ 4, बाद बाकी 3 आउट ऑफ 4, मतलब एक क्वेश्चन तुम पूरा चॉइस में निकाल सकते हो। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। आपको इंग्लिश में आंसर करना है, अगर आप हिंदी मीडियम ऑप्ट किया तभी हिंदी में करना है, जो कि आप लोग को किया नहीं है। चलो आ जाओ, पार्ट 1 30 मार्क्स का एमसीक्यू, बड़ा सिंपल आया था, कोई भी इसमें पंच नहीं था। एमएनपी लिमिटेड, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सेक्शन 84 शायद आपने बोला था। हाँ सेक्शन 84 वाला, मैंने सेक्शन भी लिखवाया था उसका, किसका तो सेक्शन भी लिख। अरे यार, जब बैंक में समय रहते तुमने चेक प्रेजेंट नहीं किया और बैंक फेल हो गया तो ड्रॉयर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। याद आया, सेक्शन 84। अच्छा सुनो ना, चलो अब बात करेंगे ना यार, इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो, रिलैक्स। एमएनपी लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी। देखो भाई, एमएनपी लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी हैविंग द फॉलोइंग मेंबर। ये पब्लिक कंपनी हैविंग द फॉलोइंग मेंबर, डायरेक्टर्स रिलेटिव्स है 18, एम्प्लॉइज है 26, एक्स एम्प्लॉय शेयर्स वर अलॉटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेंबर्स होल्डिंग द शेयर्स जॉइंटली, बोल रहे मेंबर्स होल्डिंग द शेयर्स जॉइंटली एंड अदर मेंबर्स भी हैं, राइट। अगर किसी को याद आ रहा हो भाई, किसी को अगर याद आ रहा हो बाई चांस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने वर्कबुक में कर रखे हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने वर्कबुक में कर रखे हैं। ठीक है, द बीओडी ऑफ एमएनपी लिमिटेड proposes to convert it into which company, प्राइवेट कंपनी। तो भाई वेदर कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, यस। तुमको स्टेप्स लिख देना पड़ेगा, कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी का क्या लिख दोगे, स्टेप्स लिख दोगे एज पर सेक्शन नंबर कौन सा 14, सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से तुमको लिख देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 14 पब्लिक से कहां जा रहा है, प्राइवेट। मैं बहुत फास्ट फास्ट डिस्कशन करूंगा। पब्लिक कंपनी से अगर प्राइवेट कंपनी में जा रहा है तो आर्टिकल्स में 3 कंडीशन इंसर्ट करना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा। पब्लिक से प्राइवेट में जा रहा है तो 3 कंडीशन आर्टिकल्स में डालना पड़ेगा। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट्स, प्रोहिबिट इन्विटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पक्का, तो 3 तो कंडीशन लिख देना कि हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा इन आर्टिकल्स, बाईपासिंग एसआर इन जीएम। और अब पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सीजी यहां पर कौन है, आरडी, तो आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब आरडी का अप्रूवल। पक्का, फिर वो फॉर्म वगैरह जमा करना पड़ेगा, वो सब ज्ञानबाजी तुम लिख देना आराम से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप पैराग्राफ में मोटा मोटा आंसर लिखेंगे कि पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज। क्या इसमें आप रेलेवेंट प्रोविजन फैक्ट्स एनालिसिस लिखेंगे, नहीं। तुमको सीधा पूछा है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगा, यस, फॉलोइंग आर द स्टेप्स, समझ, स्टेप्स लिख दिया। वेदर एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स नीड टू बी रिड्यूस्ड टू प्रपोज प्राइवेट कंपनी। भाई प्राइवेट कंपनी में कितना मेंबर तक अलाउड है, 200। 200, पहला बात तो ये एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय लोग काउंट नहीं होगा, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा। ये कितना काउंट होगा, 7, इन लोग काउंट होने वाला नहीं है। ये कितना काउंट होगा, 7। एज्यूमिंग द डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर होल्डिंग द शेयर्स, इफ दे आर होल्डिंग द शेयर, क्योंकि ऊपर में क्या बोला है, मेंबर्स। अगर मेंबर बोला है तो वी आर एज्यूमिंग दैट दे आर होल्डिंग द शेयर, तो ये काउंट होगा। हाँ, अरे यार, ऐसा डायरेक्टर जो मेंबर भी, वो मेंबर है ना, 200 के अंदर काउंट होगा, लेकिन एम्प्लॉय लोग मेंबर भी है तो काउंट नहीं होगा। एक्स एम्प्लॉय लोग भी काउंट नहीं होगा, बिकॉज द शेयर्स वर अलॉटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। और जॉइंट होल्डर कितना काउंट होगा, 7। अदर मेंबर कितना है, 137। सबको जोड़ दो रे, 137, 7 और 18, 162। तो विद इन द लिमिट ऑफ 200, तो रिड्यूस करने का दरकार नहीं, या आप ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे। क्लियर है क्या, पूरा प्रैक्टिकल था, मतलब समसी हो गया मैथ्स का एक तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, हाँ 1 का ही हो गया, फिर 1 कभी, 1 कभी देखो। स्किप लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन इतना तारीख। ठीक है, आपको बैलेंस वगैरह दे रखा है यार, देख रहे हो ना, पूरा जिस तरीके से मैं सिखाता हूं, कोई रटाफिकेशन नहीं है, सारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। कंपनी प्रपोजेस टू एलोकेट मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है भाई, सीएसआर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22, 21-22। ठीक है, इफ इट इज मैंडेटरी, तो तुमको सीएसआर का पूरा प्रोविजन जो है वो लिख देना है। सेक्शन नंबर कौन सा, 135, तो पूरा सीएसआर का प्रोविजन सेक्शन 135। बताओ सीएसआर कब अट्रैक्ट होता है, जब टर्न, जब नेट प्रॉफिट, पिछले साल का नेट प्रॉफिट कम से कम 5 करोड़, वेरी गुड वेरी गुड, नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़, या फिर या तो नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़, या फिर नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, या टर्नओवर 1000 करोड़। अब देख लो भाई, यहाँ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है क्या, हाँ 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 बिल्कुल है। अच्छा, जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो बिफोर टैक्स लेंगे कि आफ्टर टैक्स लेंगे, आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट ऑलवेज मींस नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला फिगर देखो, और अपने कब का देखते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 20-21। नेट प्रॉफिट कितना है? 5.25 करोड़। अट्रैक्ट हो गया। नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ था ना पिछले साल का, तो सेक्शन 135 अट्रैक्ट हो गया। पूरा सेक्शन 135 का तुम प्रोविजन लिखा ना भाई, किसको 2% बनाना पड़ेगा ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। और एक सीएसआर क्या बनाना पड़ेगा? कमिटी लिख सकेंगे सर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से लिख सकेंगे। फिर आ रहा है ये 3 नंबर का क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहे भाई? एसकेएस लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स which are liable to be redeemed within a period of 10 years due to COVID-19 pandemic। COVID-19 पैंडेमिक के कारण। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कितना साल में चुकाना था इन लोग को? रिडीम कितना साल में करना था? 10 साल में करना था। द कंपनी इज नाइदर इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। आप वेट करिए थोड़ा देर बार बेटा, आप वेट करिए, बुला लेंगे आपको जब क्लास स्टार्ट होगा। थोड़ा वेट करिए बार, और जो आपके साथी बंधु आएंगे ना उनको भी वेट करवाइएगा। बोले सर बुला लेंगे। कंपनी इज नाइदर इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। ओ 10 साल तो आ गया, ड्यू डेट आ गया रिडेम्पशन का। प्रेफरेंस शेयर का मामला है भाई, सेक्शन नंबर बता दो। 55 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पड़े थे, सेक्शन 55। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो बच्चे लेट आएंगे उन लोगों को वेट कराइए, जब क्लास स्टार्ट होगा तब बुलाएंगे। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द कंपनी इज नाइदर इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर नॉट टू पे डिविडेंड। द कंपनी, अच्छा प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड नहीं दे सक रहा है, तो सेक्शन 55 में अपने पढ़ रखे हैं पुराना प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड को चुकाने के लिए। बेटा बड़े अब आना जाने में टाइम वेस्ट मत कर भाई, तुम ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ भाई, ओ मास्क मैन बैठ जाओ, और इस तरीके से बैठो कि आवाज नहीं आए। हाँ भाई, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बेटा सेक्शन नंबर 55 में कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू डेट आ जाता है और अपने नहीं चुका सकते हैं, तो रिडीम करने के लिए अपने क्या करते हैं? नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं पुराना प्रेफरेंस शेयर को चुकाने के लिए। तुम बोलेगा फिर, तुम लोग बोला था फिर ऐसा क्या फायदा ही क्या हुआ? तो मैं बोला था ये कंपनी अपने मन से नहीं कर सकता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पेड अप प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 मतलब हो गया 75%। प्रेफरेंस होल्डर जिनके पास 3/4 ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है, उनका अप्रूवल चाहिएगा, उनका अप्रूवल चाहिए। उसके बाद एनसीएलटी का भी अप्रूवल चाहिए, और जो डिसेंटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको कैश तुरंत देना पड़ेगा। ये 3-4 पॉइंट था। प्रेफरेंस होल्डर ऑफ 70% इन वैल्यू, 70% इन वैल्यू चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 3/4 मतलब 75%। मेड अ पिटीशन टू एनसीएलटी कि भाई आपका अप्रूवल दे दो टू इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जितना अमाउंट ड्यू है वो कैसे चुकाएंगे? फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। विल द पिटीशन बी अप्रूव बाय द ट्रिब्यूनल? बोलो नो। क्यों? क्योंकि अपने को 70% इन वैल्यू नहीं चाहिए, 75% इन वैल्यू चाहिए। एटलीस्ट 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? श्योर? वेरी श्योर? तो पूरा स्टेप्स लिख देना। सेक्शन 55 का 3 नंबर का था। नेक्स्ट, रामू हैज गिवन अथॉरिटी टू प्रेम। अच्छा, रामू ने अथॉरिटी किसको दिया है? रामू प्रिंसिपल है, प्रेम उसका एजेंट है। टू बाय द गुड्स एट अ मार्केट रेट। रामू प्रिंसिपल हो गया, वाह। रामू ने, अच्छा ये वाला, कैन द कंपनी इंक्लूड डिविडेंड अनपेड? हाँ, जो अनपेड डिविडेंड है उसके लिए भी हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। मतलब जितना तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स का रुपया बाकी है अलोंग विथ अनपेड डिविडेंड, वो भी हम लोग कैसे चुका देंगे? नया प्रेफरेंस शेयर इशू करके। अलाउड है। रामू प्रिंसिपल है, उसने प्रेम को अपना एजेंट बनाया है कि भाई मेरे लिए सामान खरीद करके ला एट मार्केट रेट। प्रेम बाइज द गुड्स एट हायर रेट देन द मार्केट रेट। मैंने मार्केट रेट पे माल खरीदने बोला था एजेंट को, एजेंट हायर रेट पर खरीद लिया। प्रिंसिपल बाउंड की नॉट बाउंड? नॉट बाउंड। बट अगर वो रेटिफाई कर दे, कंफर्म कर दे कि ठीक है खरीद लिया कोई बात नहीं, तो रेटिफिकेशन कर देगा तो बाउंड। बट रेटिफिकेशन अगर प्रिंसिपल कर रहा है, एजेंट शुड हैव डिस्क्लोज फुल फैक्ट्स कि हाफ फैक्ट्स? फुल फैक्ट्स। However, रामू बड़ा दिल वाला एक्सेप्टेड द परचेज इन स्पाइट ऑफ हायर रेट। रामू बोला ठीक है ऊंचा रेट पे है तो क्या हुआ, मैं रेटिफाई करता है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में पता चला रामू को कि गुड्स परचेज बिलोंग टू प्रेम इटसेल्फ। रामू को बाद में पता चला ये खरीदा और नहीं है, प्रेम अपने घर से ही उठा करके ले आया था। तो ये रेटिफिकेशन वैलिड होगा कि इनवैलिड? इनवैलिड होगा। प्रेम बाउंड की, रामू बाउंड की नॉट बाउंड? नॉट बाउंड। रामू इज बाउंड बाय द रेटिफिकेशन डन? नो, क्योंकि उसने फुल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया प्रेम ने। 2 नंबर का क्वेश्चन था, पक्का? अब ये जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप पूरा रेटिफिकेशन के बारे में मत लिखना। कैसे लिखोगे सुन लो, सीधा कम टू द पॉइंट।
जो रिलेटेड प्रोविजन रहेगा एकदम 2 लाइन का लिखोगे, रिलेटेड प्रोविजन ऐसे करके 2 लाइन। Ratification is allowed and valid only if the agent has made full disclosure related to ratification. बस ये हो गया रिलेटेड प्रोविजन। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिख दो, इन द गिवन केस स्टडी रामू ऑल्दो ratified but later on he discovered that Prem has not made the full disclosure because he did not disclose that the goods belong to him only. फिर कंक्लूजन एक लाइन का, रामू इज नॉट बाउंड बाय द रेटिफिकेशन एज इट इज वॉइड। खत्म। मतलब एक एक 2 लाइन में खत्म करना है, समझे क्या? मतलब 2 नंबर का है, मैक्सिमम तुम 5 लाइन लिख करके खत्म करोगे। और चाहो तो तुम भाड़ में क्या, रिलेटेड प्रोविजन 2 नंबर के लिए तुम सीधा कम टू द कंक्लूजन, सीधा एक ही पैराग्राफ में लिख दो, ratification is valid only if full disclosure of fact is done by the agent, full stop. Since Prem failed to disclose that goods belong to him only, so Ramu is not bound by the ratification. खत्म। 2 में 2। Hari authorizes Bharat a merchant to recover dues from bank and company. मैंने भरत को ऑथोराइज किया कि भाई बैंक एंड कंपनी से ड्यू रिकवर करना है। भरत इंस्ट्रक्ट्स दीपक अ सॉलिसिटर टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट बैंक एंड कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द मनी। तो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट माना जाएगा, ठीक है। मैंने भरत को ऑथोराइज किया कि मेरे लिए क्या रख भाई, मेरे लिए रुपया रिकवर करके ला, और रुपया रिकवर करना है तेरे को बैंक एंड कंपनी से, तो अब उसको सॉलिसिटर वगैरह अपॉइंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मेरा सब एजेंट है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, वैलिड है। फिर बेटा फटाफट अब ये देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का 3 ठो है, 1 मार्क का बेटा 3 ठो है। वेदर द वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिन द वैलिडिटी, तो आराम से आप लिख सकेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हेन पेमेंट ऑफ, बताओ भाई, पेमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन ड्यू कोर्स, पेमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन, बोथ द इंस्ट्रूमेंट एंड द पार्टीज आर क्या, डिस्चार्ज। When the payment is done in due course, both the instruments and the parties are discharged. Correct कि incorrect? Correct, बिल्कुल correct है बाबा। Alteration of rate of interest specified in the, भाई it is, तुम rate of interest कोई alter कर दे रहा है जो promissory note में लिखा हुआ है, बोलता है it is not a material alteration. Incorrect, it is a material alteration. याद है मैंने तुमको material alteration का आखिरी क्वेश्चन जो था NI एक्ट का, उसमें लिस्ट था क्या material alteration होता क्या नहीं होता है, तो बस उस हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट कर देना था। इसमें और कोई जान नहीं है, ऑलरेडी अपना किया हुआ। कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इनटू इंडोर्समेंट इन फुल इज नॉट अ मटेरियल ऑल्टरेशन। बताओ, अरे भाई बिल्कुल मटेरियल ऑल्टरेशन है ये, तुम अगर ब्लैंक को किसमें कर दे रहे हो, फुल इंडोर्समेंट। ब्यूटी लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल। बच्चा क्वेश्चन है, देखो वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हैं, क्या वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हैं, एक कंपनी है ब्यूटी लिमिटेड, स्टॉक को गिरवी रख करके, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, समझ जाओ इस डायरेक्शन में चला गया, समझ में आया? कौन सा चैप्टर? was duly signed by the company and the bank. The company is not willing to register the charge with ROC. चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा ROC के बाद? विदिन 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है। Is there any provision to get the charge? तो कंपनी नहीं करवा रहा है, लेकिन ये जो बैंक है ना, बैंक करवाना चाहता है, क्या कोई प्रोविजन है कि चार्ज होल्डर रजिस्टर करा ले? सेक्शन 70, बताओ 77 की 78? 77 में तो कंपनी कराता है, नहीं कराया तो 78 में चार्ज होल्डर करा देता है। याद आया? पहला 30 डेज में कंपनी अगर नहीं कराया तो सेक्शन 78 बोलता है चार्ज होल्डर करा सकता है। नेक्स्ट 30 डेज में बाय पेइंग एडिशनल फीस, नेक्स्ट 60 डेज एड वेलोरम फीस, और जो भी फीस रहेगा वो कंपनी से रिकवर कर लेगा। Where registrar refuse to register the charge. When can registrar refuse to register the charge? Registrar कब refuse कर देगा तेरा चार्ज? भाई register नहीं हो सकता। Very good, जबरदस्त। I am very proud of you guys, मतलब जबरदस्त। जब चार्ज होल्डर आरओसी को अप्लाई किया और आरओसी ने शो कॉज नोटिस इशू किया कंपनी को, और कंपनी ने साबित कर दिया कि चार्ज रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तब नहीं करेगा। या फिर टाइम खत्म हो गया, 30 60 खत्म, 30 नेक्स्ट 60 सब खत्म, तब आरओसी चार्ज रजिस्टर नहीं कर सकता। पक्का? 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। देखो, एबीसी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 2 रुपया पर इक्विटी शेयर। सुरेश 5000 इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, जिसके ऊपर 10,000 रुपया कॉल मनी चुकाना बाकी है।
तो सोचना, डिविडेंड 2 रुपया पर इक्विटी शेयर, 5,000 इंटू 2, 10,000। डिविडेंड 10,000 देगा कंपनी, और कॉल मनी कितना बाकी है? 10,000। क्या डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट किया जा सकता है? सेक्शन 127 में बात लिखा हुआ है कि आप डिविडेंड जो है ना 30 डेज में अगर पे नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। अगर वो डिविडेंड मैंने लॉफुली क्या कर लिया, एडजस्ट, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल। सर सारा केस लिख देंगे क्या? नहीं नहीं, सारा केस मतलब कब हम लोग 30 डेज में डिविडेंड नहीं देंगे तो मेरा गलती नहीं है, वो सारा केस नहीं लिखना है। खाली लॉफुली एडजस्ट हो सकता है कि नहीं वो बताओ। हाँ हो सकता है। मजा आ गया। XYZ Limited received a company from CG for preparation of periodical financial result. Hey, कंपनी को कम्युनिकेशन मिला सीजी से फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। बीओडी हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन कि भाई ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड। बताओ, क्या पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ता है क्या? नहीं। आंसर इस पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें ये लिखना है, और इसमें आपको सेक्शन 129 अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रोविजन लिख करके आना है। सेक्शन 129 अकाउंट्स ऑफ कंपनी का, कि अकाउंट्स ऑफ कंपनी कैसे कैसे बनाते हैं, वो सेक्शन 129 में अपने पढ़ रखे हैं, 3-4 पॉइंट लिख देना है। फिर आ जाओ वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 नंबर का है, देखो कितना सुंदर सुंदर आता है एक एक नंबर का, समझ में आया? क्रेडिटर शुड प्रोसीड, क्रेडिटर शुड प्रोसीड लीगल एक्शन फर्स्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एंड लेटर अगेंस्ट। रुक जाओ, मान लो ड्यू डेट पर डिफॉल्ट हो गया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो क्रेडिटर है, अरे जिसका रुपया मारा है, क्रेडिटर का रुपया किसने मारा है? पीडी ने, और गारंटर कौन था? श्योरिटी। तो क्या ये जरूरी है कि क्रेडिटर पहले लीगल एक्शन लेगा पीडी के खिलाफ, फिर ही श्योरिटी के खिलाफ केस फाइल करेगा, कि सीधा श्योरिटी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है? बिना पीडी को सीयू किए भी श्योरिटी के ऊपर सीयू किया जा सकता है। तो ये बात इनकरेक्ट है। अब एग्जाम में खाली आई और सी लिख करके नहीं आओगे, लिख देना it's incorrect because creditor has a right to sue surety first without suing PD also. If surety wants, he can sue PD first. If surety wants, he can sue surety. If creditor wants, he can sue surety first without suing PD. Makhan. Guarantee which extends to single debt, specific transaction is called continuing guarantee. कंटिन्यूइंग गारंटी तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होता है, तो लिख दीजिएगा इट्स इनकरेक्ट बिकॉज़ कंटिन्यूइंग गारंटी रेफर्स टू गारंटी फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। वेरिएशन व्हिच इज नॉट अ मटेरियल एंड बेनिफिशियल टू श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा वेरिएशन जो मटेरियल नहीं है और श्योरिटी का भला ही हो रहा है, तो उससे श्योरिटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। इफ बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट बिकम्स वॉइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लवली बेटा। ये देखो आ गया, हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड बिड्स अ टेंडर। देख लो, क्वेश्चन देख करके डर जाएगा बच्चा एक बार। पूरा कचड़ा भरा हुआ होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया तो। चलो, हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड ने एक टेंडर के लिए बिड किया, फ्लोटेड बाई एक हॉस्पिटल, अटैचिंग अ चेक 5 लाख रुपया का टुवर्ड्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हॉस्पिटल से दवाई सप्लाई करने का, तो मान लो मैंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना का? 5 लाख। ये लायबिलिटी पेमेंट है कि डिपॉजिट है? सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना। सिंस द टेंडर प्रोसेस वाज एक्सटेंडेड, टेंडरर मतलब ये हॉस्पिटल वाला, टेंडरर जो हॉस्पिटल था, रिटर्न द चेक, ठीक है, टू द बिडर वगैरह 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 वगैरह। लास्ट में ये चेक क्या हो गया रे बाबा? डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया। अब मेरे को बताओ, क्या ये बाउंसिंग ऑफ चेक माना जाएगा? हाँ, सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा? क्यों नहीं होगा? लायबिलिटी का पेमेंट ही नहीं था, डिपॉजिट सारे बाबा। पक्का? श्योर? और ऊपर से डेट भी चेंज कर दिया था क्या? देखो तो, डेट भी चेंज कर दिया था, तो डेट चेंज कर दिया तो ऐसे भी चेक वॉइड हो गया। मटेरियल ऑल्टरेशन, याद है ना? डेट, अमाउंट, पार्टी का नाम कुछ भी चेंज करने से मटेरियल ऑल्टरेशन हो जाता है। अरे बोलो, ये देख रहे हो, बच्चा देख करके डर जाएगा, जो डर गया वो मर गया समझ लो। रेडी? लेट अस अटैक। एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च 2021 का ऑथोराइज एंड इशूड कैपिटल ऑफ मनोरमा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड 100 लाख का है। ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल कितना का है? ऑथोराइज इशूड शेयर कैपिटल 100 लाख का है, 10 लाख शेयर 10 रुपया ईच। सब्सक्राइब पेड अप है 80 लाख रुपया, ठीक है। ऑथोराइज है 100 लाख, सब्सक्राइब पेड अप कितना है? 80 लाख।
कंपनी हैज रिड्यूस शेयर कैपिटल। रिडक्शन का क्वेश्चन है रे। 2 लाख शेयर 10 रुपया का कैंसिल कर रहा है। रिड्यूस इट शेयर कैपिटल बाय कैंसिलिंग 2 लाख शेयर इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड। ओके 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 ओके, जो 2 लाख इशूड है बट अनसब्सक्राइब्ड उसको कैंसिल कर रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। बेटा कैंसिलिंग ये पेड अप कर रहा है कि अनसब्सक्राइब्ड? कैंसिल तो अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो ये रिडक्शन नहीं है, ऑल्टरेशन है। ऑल्टरेशन का याद करो, लास्ट केस सेक्शन 61। वेरी गुड, क्लियर है क्या? तो बस उस हिसाब से अब आपको आंसर लिख देना है। उस हिसाब से आपको आंसर लिख देना है पूरा। ऑल्टरेशन रिडक्शन दोनों का ही प्रोविजन लिख देना। फिर बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, बीओडी ऑफ एबीसी लिमिटेड आर प्रोपोजिंग टू रेज फंड। फंड रेज करना चाहता है, ध्यान से सुनो कौन सा प्रोस्पेक्टस जाएगा इसमें। फंड रेज करना चाहता है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ड्यू टू वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट। प्राइस पर शेयर कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, वो हम लोग बोले बाद में डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड नहीं कर सक रहे हैं। तो कौन सा प्रोस्पेक्टस तुमको यहां पर इशू करना चाहिए मेरे को बताओ? रेड हेरिंग, याद आया? इशू प्राइस क्या है? फाइनल नहीं हुआ अभी, आई डोंट नो। कितना शेयर इशू करोगे? आई डोंट नो। तो क्या बता, बाद बाकी चीज बता रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाए थे। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है? आई डोंट नो। किस प्राइस पर इशू करना है? आई डोंट नो। एक प्राइस बैंड दे देंगे 100 से 120, ठीक है, लेकिन फाइनल प्राइस नहीं पता। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन लिख देना बेटा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का पूरा प्रोविजन लिख दीजिएगा। फिर ये वाला आ जाओ, 4 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो जो आभास हुआ था उस दिन, ए ड्रॉज अ चेक 5000 का इन फेवर ऑफ बी। A draws a check 5,000 का in favor of B. A had sufficient fund in his bank account to meet it when the check out to be presented in the bank. Same example तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ होगा। The bank fails before the check is presented. B wants to claim it from me. क्या A liable है? नहीं, A is discharge. सेक्शन नंबर कौन सा? 84। इफेक्ट ऑफ रिपील, जनरल क्लॉज एक्ट जो पढ़ रखा है, जनरल क्लॉज एक्ट, इफेक्ट ऑफ रिपील सेक्शन नंबर 6 में अपने पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिपील पूरा 6 पॉइंट डायग्राम बना करके लिखवाया जाता है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 2 होली ओन सब्सिडरी है, डी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड। क्या डी प्राइवेट लिमिटेड और ई प्राइवेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे? बिल्कुल, जो आपस में एक दूसरे के क्या है, फेलो सब्सिडरी है ना, तो इन लोग रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। सफायर प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स, ठीक है, इसने सफायर प्राइवेट लिमिटेड ने अपना आर्टिकल्स रजिस्टर करा लिया मेमोरेंडम के साथ। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो क्वेश्चन एकदम अनपॉपुलर है वो भी पूछा गया। सेक्शन नंबर 10 इफेक्ट, रुक जाओ, सेक्शन नंबर 6 योर, अगर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी पूछा है तो सेक्शन नंबर 9 होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए पूछा है तो सेक्शन नंबर 10 होगा। देखते हैं क्या पूछा है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी पूछा है भाई, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तो सेक्शन नंबर 9 कि कंपनी वंस रजिस्टर्ड इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। नहीं याद आया? इसी में अपने बहुत सारा केस लॉ भी पढ़े थे, हरिनगर शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस ऐसे जुनून वाला, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब याद आया? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9। फिर भाई 2 और 2, ओके, एक अनलिस्टेड कंपनी है। तुम लोगों को मजाक लगता था जब हम गोवा का बात करते थे? मजाक लगता था जब क्लास में पढ़ाते थे? मजाक लगता था? बोलते थे ना गोवा में मीटिंग करेंगे। अनलिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? कोलकाता। मजाक लगता था? रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता, लेकिन एजीएम कहां करने के लिए बोले थे हम? गोवा बोले थे ना, एजीएम गोवा में करेंगे। अनलिस्टेड कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कर सकता है। 100% मेंबर्स का कंसेंट चाहिएगा इन एडवांस। 1 जुलाई 3 बजे, कंक्लूड होगा 8 बजे। कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स टू कंडक्ट एजीएम एट गोवा वर रिसीव्ड बाय 24 जून बाय ईमेल। तो चलेगा भाई, आप पूरा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों ये जनरल क्लॉज एक्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग का क्लास में पढ़ाया हुआ, एक नंबर का क्वेश्चन है, जीसीए में अपने पढ़ रखे हैं। एक्सप्लेनेशन जो अटैच रहता है सेक्शन में, क्या वो सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ता है? हाँ, जैसे गवर्नमेंट कंपनी का अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 245, सेक्शन 2 क्लॉज 45, उसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल शेयर इशू कर रखा है, कंपनी ने अगर डिफरेंशियल शेयर इशू कर रखा है, तो वो जो हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वोटिंग पावर। नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग देखते हैं 51% पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी ने
डिफरेंशियल शेयर इशू कर रखा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू कर रखा है, तो हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल देखते हैं कि वोटिंग पावर देखते हैं? वोटिंग पावर। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन हैज टू बी रेड अलोंग विद द सेक्शन इटसेल्फ। होल्डिंग सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, वहां पर भी एक्सप्लेनेशन है। होल्डिंग का एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में द टर्म कंपनी शैल इंक्लूड बॉडी, द टर्म कंपनी शैल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। सब्सिडरी का जो डेफिनेशन है वो चार्ट एक्सप्लेनेशन है, एबीसीडी करके लिखवाए थे, तो एग्जांपल्स के साथ लिख देना 3 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन आईसीआई को अगर चिट्ठी लिखा जाएगा तो 5 नंबर फोकट का मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, मिसप्रिंट कर दिया इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में। यहां आपके सिलेबस में बेटा ऑडिटर है, रेमुनरेशन ऑडिटर का फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो आपको एडवाइस करना है प्रोविजन रिलेटिंग टू रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर बोल दिया, अरे ये रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर होगा। तुम्हारे सिलेबस में रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर नहीं है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर है। अब बच्चा तो पैनिक हो जाएगा ना एग्जाम में, वो तो लास्ट लाइन पढ़ता पहले, प्रोविजन पूछा है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मोहित सर तो पढ़ा ही नहीं, मोहित सर तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर मोहित सर नहीं पढ़ाए तुरंत वो बच्चा को इतना भी भरोसा है ये सिलेबस के बाहर है, इसका मतलब। और मैं क्या बोले, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर इज गवर्न बाय सेक्शन नंबर 197। ये डायरेक्टर का मिशन 197 में, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन सही है, खाली ये डायरेक्टर की जगह क्या होता है, ऑडिटर। अब जो बच्चा नॉर्मल है वो तो ऑडिटर का ही लिख करके आ जाएगा भाई, और उसको मार्क्स भी मिल जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं जो बच्चा एबनॉर्मल भी है उसका राइट है, भले उसका गलती है मेरा बच्चा का, इतना तो उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए बे कि ऑडिटर का, लेकिन फिर भी नहीं है। हम आईसीआई के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, तो यहाँ डायरेक्टर बोला तो हम डायरेक्टर ही लिखते, लेकिन सिलेबस के बाहर है तो 5 नंबर दो मेरे को। लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट बोल रहा चॉइस भी तो था आपके पास। हम चॉइस में विश्वास नहीं करते हैं, जो पढ़ लिए वही करते हैं। तो ना ये भी ऑडिटर का क्वेश्चन था, तो यार ये दो में से कोई भी एक करना था, लेकिन 5 नंबर इंस्टीट्यूट पक्का देगा। हाँ जो अटेम्प्ट किया होगा, ऑब्वियस बात है, अटेम्प्ट मतलब कम से कम क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। मिस्टर राम शेयर होल्डर पीक्यू लिमिटेड, मिस्टर राम शेयर होल्डर है, रिक्वेस्ट किया है उसको, क्या देखना है, मिनट बुक। आ जाते हैं मुंह उठा करके डेस्क लोग मिनट बुक देखने, तो मेरे को बता सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ मिनट का सेक्शन नंबर कौन सा है? 118 तो मिनट का है, उसके बाद 19। क्या शेयर होल्डर देख सकता है क्या मिनट बुक? हाँ। वो तो कॉपी भी मांग रहा है, कॉपी भी मांग सकता है, हाँ, लेकिन उससे रुपया लेंगे रे बाबा, मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज और पार्ट ऑफ द पेज, और 7 दिन में दे देंगे। लेकिन सॉफ्ट कॉपी मांगेगा भले 3 साल का तो फ्री। ये सब लिख देना पॉइंट वाइज में। फिर बेटा क्रेडिट रेटिंग एलिजिबल कंपनी, तो एलिजिबल कंपनी क्या होता है, डिपॉजिट में सीख रखे हैं ना रे बाबा, वो लिख देना। और याद है ना क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ता है डिपॉजिट लेने के लिए। अच्छा, सबको, सारे बच्चों को दूसरे टर्म का ही क्वेश्चन पेपर इजी लगता है, याद रखना हमेशा। तो जो अभी यहां पर मेरे को गुनगुनाहट आ रहा है ना, इतना इजी क्वेश्चन आ गए लोग, हम लोग याद चीर फाड़ देते। बेटा सबको अपने आने वाला टर्म पिछला टर्म का क्वेश्चन पेपर इजी लगता है। पूरा तुम लास्ट 20 साल का पेपर है इजी, आने वाला 20 साल है इजी। पेपर इजी इजी नहीं है, स्टैंडर्ड पेपर है, पूरा लेंथी भी है यार, इतना सारा क्वेश्चन है। चलो अब यहां पर आओ, ये क्या किया सुनना, मिक्स कर दिया 100 बैग, ट्रुथ ने 100 बैग ऑफ ग्राउंडनट मिक्स कर दिया इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर फॉल्स फॉर सेफ कीपिंग। मिस्टर फॉल्स, अच्छा मिस्टर ट्रुथ ने डिपॉजिट किया था, मैं हूं ट्रुथ सच, मैंने डिपॉजिट किया, तो मैं बेलर हूं ना, बेलर ने अपना 100 बैग्स ऑफ ग्राउंडनट डिपॉजिट किया फॉल्स के फैक्ट्री में फॉर सेफ कीपिंग। फॉल्स ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ट्रुथ, पूछ करके। तो अगर मिक्सचर बेलर का कंसेंट से बना है तब मेरे को खाली मेरा क्या मिलेगा, शेयर, अग्रीड शेयर मिलेगा। क्या मेरे को मेरा अग्रीड शेयर मिलेगा एडिबल ऑयल में? हाँ। और अगर मेरे बिना कंसेंट के होता तो सेपरेशन कॉस्ट बेली बियर करता, ओरिजिनल माल वापस करता, और अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता तो रीजनेबल कंपेंसेशन बेलर को मिलता। पक्का? तो देख लो कुछ भी रट्टाफिकेशन का मामला है, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, और तुमको सब याद है माहौल, तुमको वर्ड टू वर्ड कुछ भी नहीं लिखना, आप साबित हो गया, लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा वर्ड टू वर्ड। 4 महीना पहले पढ़ा था बच्चा बोल रहा है, फिर भी अभी भी याद है उसको कि हाँ कर रखे हैं ऐसा। प्रोविजो क्या होता है लिख सकेंगे, एक्सेप्शन,
ये अपने कहां पढ़े, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बस खत्म बेटा, जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया पेपर आया। अभी तुम लोग बिना रिवीजन के, खुला सांड की तरह बिना रिवीजन के तुम लोग कर सक रहे हैं। तो ये होता है पढ़ाई और ट्यूशंस का इंपॉर्टेंस, समझ में आया? तो अगर 2 श्लोक का ग्रुप 1 लेना बाकी हो, ए भाई सीरियस बात बोल रहे हैं, 2 श्लोक का ग्रुप 1 लेना बाकी हो तो उन लोग को रेफर कर देना। ग्रुप 2 अगर तुम्हारे ही लेना बाकी है तो 1 जून से बैच चालू हो रहा है, ठीक है? तो पक्का से उसको ज्वाइन कर लो, चीर फाड़ करके पढ़ाई होता है। बाय बाय।